सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब और यूएई यानी दुबई भिड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच वर्चस्व की टकरार है, यानी कौन मिडिल ईस्ट का बादशाह है। सऊदी अरब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि यूएई इतना आगे बढ़ गया है। यूएई दुबई ने अपने कानून में भी बदलाव कर दिया है। अब विदेशी लोगों के लिए वहां की नागरिकता लेना जैसे आसान कर दिया गया है, वहां बिजनेस करना आसान कर दिया गया है, ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें कर दी हैं जहां दुबई में जीना मुश्किल था, अब पूरी दुनिया के लिए टूरिज्म का प्लेस, बेहतर प्लेस बन चुका है यूएई। आप देखते हैं दुबई, जो हमारे शाहरुख खान साहब हैं, एम्बेसडर हैं भाई साहब, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दुबई घूमने के लिए अब कोई भी चला जाता, सस्ता है वहाँ, मामला इतना महंगा भी नहीं है। हिंदुस्तान में कोई गोवा जाने से बेहतर सोचता है इतने में भाई दुबई चले जाओ। तो दुबई अपने रणनीति में काफ़ी कामयाब हुआ और यूएई फैल गया इस पे कि भाई साहब अब तो दुबई का नाम इतना नहीं है। तो सऊदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा दुबई, और दुबई अपने आप को बहुत मजबूत बता रहा था कि बस मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में बस मैं हूं। पिछले साल मोहम्मद बिन सलमान ने पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए जो बात कही थी वो अब सामने आई है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था पत्रकारों से कि हमने कतर पर जो पाबंदी लगाई थी ना, वो पाबंदी कुछ भी नहीं है, इस यूएई पर हम ऐसे पाबंदी लगाएंगे। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी शर्तों की पूरी लिस्ट यूएई को भेजी थी कि इन शर्तों को मानना होगा, वरना आपके साथ सही नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों खबर यह है कि तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ये हो गया है कि पिछले 6 महीने से मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राजा जायद अल नहयान दोनों के बीच टकराव है और 6 महीने से बातचीत तक नहीं हुई है। यूएई ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया, बिजनेस को बढ़ाया। सऊदी अरब को यहां नुकसान हुआ और सऊदी अरब का दबदबा कम करने की यूएई ने कोशिश की तो मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए हैं। पिछले 6 महीने से मोहम्मद बिन सलमान और जायद के बीच में बात ही नहीं हुई है। यूएई और सऊदी अरब के बीच बिल्कुल बात नहीं हुई है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यूएई ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, इसके लिए इसको माफ नहीं किया जाएगा। अमेरिका अलग ही टेंशन में आ गया है। अमेरिका को टेंशन यह है कि अगर यूएई और सऊदी अरब भिड़ गए तो ईरान के खिलाफ हम कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट की। हालात मोहम्मद बिन सलमान और जायद के टकराव वाले हैं। उधर आपको बता दूं, सबसे बड़ी डील तुर्की ने कर ली है सऊदी अरब के साथ। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि एक लंबे समय और लंबे तनाव के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंचे हैं। अब आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने की डील है और कितने ड्रोन लिए हैं, लेकिन बैरक्टर TB2 ड्रोन कभी किसी देश ने इतने नहीं खरीदे रिपोर्ट के मुताबिक जितने सऊदी अरब ने। वो सऊदी अरब है भाई, मोहम्मद बिन सलमान है, जलवा है भाई का। भाई साहब कहा जा रहा है कि लगभग जो हैं जितने ड्रोन अजरबैजान, पाकिस्तान, चीन ने नहीं लिए होंगे, ये वाले इतने ड्रोन किसी ने नहीं लिए बैरक्टर TB2 ड्रोन, जितने अकेले सऊदी अरब ने पहले ही झटके में ले लिए हैं। एक सुई तक शेख साहब बनाते नहीं हैं, बल्कि सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। जो वहाँ की सेना है वो भी इंपोर्टेड है। पैसे की कमी थोड़ी ना है, अल्लाह ने बहुत दिया है, तो भाई उसका तो जलवा है ही। सऊदी अरब की बात ही क्या करें। वहीं मेरे दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान अपने साथ तुर्की की सबसे बेस्ट और टॉप लेवल की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार लेके गए और मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने गिफ्ट करी। इलेक्ट्रिक कार का नाम है टॉग। जी हाँ, इससे प्रमोशन भी हो गया टॉग का और मोहम्मद बिन सलमान का दिल भी तुर्की ने जीत लिया। Come back. सऊदी अरब के बाद कतर पहुंचे हैं तुर्की के राष्ट्रपति
और कतर के अमीर ने तुर्की के राष्ट्रपति को फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो लास्ट बॉल थी वो गिफ्ट करी, जिस पर मेसी के सिग्नेचर हैं। साथ में तुर्की ने, राष्ट्रपति तुर्की के, उन्होंने इनको भी यानी कतर के अमीर को भी वही इलेक्ट्रिक कार टॉग गिफ्ट करी जो मोहम्मद बिन सलमान को की थी। तुर्की का मार्केट में भौकाल देखने के बाद ब्रिटेन लाइन पर आ गया है। ब्रिटेन नरम पड़ा और ब्रिटेन ने ऐलान किया कि हम तुर्की से फ्री ट्रेड के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। सऊदी अरब, तुर्की और आसपास के मिडिल ईस्ट के देशों ने आपसी मतभेद खत्म कर दिए हैं, तो अब जो दूसरे वेस्टर्न देश थे वो भी अब नरम पड़ रहे हैं। नेदरलैंड ने तुर्की, सऊदी अरब और कई देशों पर पाबंदी लगाई थी कि अब इनको हम खतरनाक हथियार नहीं देंगे। अब नेदरलैंड ने भी वो पाबंदी हटा दी है। अब मैं आपको इजराइल लेकर चलूं तो इजराइल में आज भी नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर लाखों यहूदी हैं, लेकिन वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया ये दिखाएगा नहीं, और गोदी मीडिया का सवाल ही नहीं। तो गोदी मीडिया का बाप अभी जिंदा है। देखिए नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त यहूदियों का प्रदर्शन इजराइल में। मेरे दोस्तों, आपने देखा तस्वीरों में कि वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया है यहूदियों के खिलाफ इजराइल की सरकार, इजराइल की मिलिट्री ने। अब एक और रिपोर्ट देख लीजिए। इजराइल के यहूदी डॉक्टर्स भी अब स्ट्राइक करने की और सड़क पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। यह जरा सा प्रदर्शन ऐसा ही अगर ईरान में होता है तो छाती पीट पीट कर ससुर के नाती दिखाते हैं। यहां पूरी मीडिया में सन्नाटा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अभी रजाग्राफी जिंदा है, सच आप तक आता रहेगा। जल्दी से रजाग्राफी चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों, अमेरिका के लॉ मेकर ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा बयान दिया और कहा कि हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करके पूरी दुनिया से इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, बेंजीवीर इजराइल का यहूदियों का एक गुंडा नेता बोला है, उसने बयान दिया है, अपनी सरकार से ही कहा है कि जो अरब कम्युनिटी फिलिस्तीनियों के लिए उनकी डेवलपमेंट के नाम पर जो हम पैसा उनको देते हैं वो फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दो। कल मैंने आपको बताया था कि बाइडेन से नेतन्याहू ने 7 महीने बाद बात की है। अब नेतन्याहू ने बाइडेन से जो बात कही है वो 2 अहम बात हैं। नेतन्याहू से बाइडेन ने कहा है कि इजराइल के लिए, अपने देश के लिए जो मैं बिल लेके आ रहा हूँ, जिस बिल की वजह से ही, जिस कानून की वजह से नेतन्याहू का विरोध हो रहा है इजराइल में और तमाम यहूदी सड़कों पर हैं, वो कानून ऐसा है कि उस कानून के ज़रिए कोर्ट और संविधान से ऊपर नेतन्याहू हो जाएंगे। नेतन्याहू के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि वो किसी भी कानून को बदल सकेगा और कोर्ट के भी फैसले को बदल सकेगा, और नेतन्याहू एक तानाशाह की तरह हमेशा के लिए वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसलिए यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा है कि देखिए ये बिल तो मैं लेके आऊँगा ही आऊँगा। ऑफ कोर्स भाई उसका फ़ायदा तो लाएगा ही। और दूसरी जो बात कही है वो इससे अहम कह दी है बाइडेन से कि देखिए कानून में लेके आऊँगा, ये बिल पास करूँगा और ये जो फ़िलिस्तीनियों के कंस्ट्रक्शन है, फ़िलिस्तीनियों के मकान को तोड़कर यहूदियों का मकान बनाना, इसको इस साल के लिए मैं टरका दूंगा। इस साल में कोई सेटलमेंट नहीं करूंगा, रोक दूंगा, पोस्टपोन कर दूंगा। मेरे दोस्तों दूसरी तस्वीर मैं आपको सीधी दिखाऊंगा। इजराइल के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं अमेरिका और बाइडेन का आप लटका हुआ मुंह देख रहे हैं। बाइडेन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थे ले रहे थे बात करने में इनसे और बिल्कुल सुस्ती के साथ बातचीत कर रहे थे। यहाँ इजराइल के प्रेसिडेंट ने बाइडेन के सामने कहा है दो अहम मुद्दे, दोनों में ईरान है। पहला ये कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देंगे। दूसरा मुद्दा ये कि बाइडेन ने कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो आपके मुल्क इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है ये काफ़ी डराने वाला है और चिंताजनक है। साथ ही इजराइल के प्रेसिडेंट ने बाइडेन से डर जताया है कि रशिया और ईरान के जो डिफेंस एग्रीमेंट हैं, डिफेंस टाइज हैं, वो हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों उधर अमेरिका ने इजराइल के 4 बड़ी कंपनियों को, स्पाईवेयर कंपनियों को बैन कर दिया है। इल्ज़ाम यह है कि वो 4 कंपनियां अमेरिकी सांसदों और अमेरिकी लोगों की जासूसी कर रही थी। 4 बड़ी कंपनियों को, खुद इजराइल की कंपनियों को अमेरिका ने बैन कर दिया है। फिलिस्तीन में जो यहूदी हैं वो कितने बड़े आतंकी हैं और घृणित हैं आप यहां से समझिए। ये देखिए तस्वीर, जो फिलिस्तीनी ईसाई हैं उनके सामने यहूदी शख्स ने थूका, धमकी दी और भाग जाने की बात कही। इधर दूसरी तस्वीर देखिए, हेब्रोन के इलाके में एक और फिलिस्तीनी का घर आज जमींदोज कर दिया गया है और इजराइल लगातार ये काम कर रहा है। फिलिस्तीनी गांव जेरिचो में यहूदी आज फिर फिलिस्तीनियों की गाड़ियों को तोड़ते हुए पाए गए हैं। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों की है, सारी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल कोर्ट भी इस बात को मानता है, यूएन भी इस बात को मानता है। मस्जिद में किसी काफिर का कोई काम ही नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं। लेकिन इतिहास बदलने के लिए, नई नई तस्वीरें क्रिएट करने के लिए यहूदी आतंकी ज़बरदस्ती ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो साबित कर सके कि मस्जिद हमारी है। जैसे ये नई तस्वीर आई है जिसमें अब यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर, परिसर के अंदर अपनी पूजा पाठ, शैतानी पूजा पाठ की है। ये पहली बार हुआ है। अब हर दिन इसी तरह से नए नए तरीके से पूजा की जा रही है ताकि वो दुनिया को एहसास दिला सकें कि यार यहूदियों का कुछ ना कुछ ये ज़रूर है, जबकि यहूदियों का इस मस्जिद अल अक्सा से कोई लेना देना नहीं है। तनाव के इस माहौल में ईरान और अज़रबैजान के बीच तनाव है। तनाव के बावजूद अज़रबैजान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के साथ हमारा 50% से ज़्यादा बिजनेस यानी ट्रेड बढ़ चुका है। ईरान के बंदर अब्बास के एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में आग लग गई है। उधर ईरान के कमांडर ने बड़ी बात कही है। ईरानी कमांडर ने कहा है कि हमने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि अब हमारे दुश्मन हम पर मिलिट्री स्ट्राइक की, मिलिट्री हमले की बात भी नहीं कर रहे हैं, धमकी तक नहीं दे रहे हैं। ईरान का खौफ समुद्र में कुछ ऐसा है कि अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर को सीज करके टेक्सास के समुद्र के इलाके में रखा हुआ है। अब जो अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां हैं वो उस ऑयल टैंकर पर हाथ ही नहीं लगा रही हैं, जबकि अमेरिका कह रहा है भाई आप जाओ और तेल निकाल लो और बेचो, हमें पैसा दे दो। उन अमेरिकी कंपनियों का कहना यह है कि अगर हमने ईरान के इस टैंकर से तेल निकाल लिया
तो ईरान के समुद्री इलाके में हमारे और भी तेल के टैंकर चलते हैं। ईरान तुम्हें तो कुछ कहेगा नहीं, हमारे टैंकरों को जब्त करने लगेगा तो भाई उसकी भरपाई करेगा कौन? तो यहाँ है ईरान का खौफ। तो यूरोपीय यूनियन ने बड़ी बात कही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर से किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। ईरान का खौफ तो रशिया के अंदर भी नजर आया है। ईरान यूएई का साथ देने पर भड़का हुआ था। कल मैंने आपको मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में बताया था और कहा था कि रशिया ने जो सफाई दी है हम उससे सहमत नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सफाई दी और कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। ईरान का जो आंतरिक मामला है हम उसमें साथ हैं। ईरान के क्षेत्र का जो मुद्दा है, ईरान अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम ईरान को निराश नहीं करेंगे और ना निराश करना चाहते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, भौकाल है भाई साहब ईरान का। अमेरिका का MC-12 फाइटर जेट सीरिया में उड़ान भर रहा था। मेरे हाथ पर नजर रखिए, सीरिया में उड़ान भर रहा था, हवा में था अमेरिका का MC-12 फाइटर जेट। एकदम से रशिया का Su-35 आया और अमेरिका के उस फाइटर जेट के ऊपर से इतनी करीब से तेजी से निकला कि अमेरिका के उस फाइटर जेट ने और उनके पायलट ने कंट्रोल खो दिया कुछ देर के लिए और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका रोना रोया है। सीरिया में जहां जहां PKK हैं वहां उस बहाने से अमेरिका 2500 और अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर रहा है। तो दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपके सामने मैंने रख दी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।